किसी इंसान को इतना परेशान नहीं करना चाहिए कि वो अपना मानसिक संतुलन खो बैठे, उसे अपने जीने पर पछतावा हो, क्योंकि ऐसा इंसान ज्यादा खतरनाक हो जाता है। और अगर बात उसके रंग की हो तो वो और भी भयानक कदम उठा सकता है। आज के इस कलयुग में हम ऐसी ही एक कहानी आपको दिखाने जा रहे हैं। शहर के एक बड़े से कॉलेज में एक दिव्या नाम की लड़की पढ़ने आती थी। वो पढ़ाई में बेहद होशियार होने के कारण क्लास में हमेशा टॉप आती थी, पर वो हमेशा दुखी और अकेले रहती थी, और इसकी वजह थी उसका काला रंग। उसे अपने काले रंग से बहुत शर्म आती थी। क्लास में उसके साथ पढ़ने वाली बाकी लड़कियां भी उसके काले रंग से चिढ़ती थी। एक दिन कॉलेज छूटने के बाद जब दिव्या अपने घर जा रही थी, तब अचानक उसकी दो सहेलियां अंजू और नीता उसके सामने आ गई और उसका मजाक उड़ाने लगी। क्या बात है दिव्या रानी, आज बड़ी भागी भागी घर जा रही हो? कुछ नहीं, मुझे परेशान मत करो, जाने दो। अरे चली जाना, पर कुछ देर हमारे साथ थोड़ी बात तो कर लो। क्या पता बात करते करते हमारा गोरा रंग थोड़ा सा तुम पर भी आ जाए और तुम भी इतनी बदसूरत ना लगो। अंजू और नीता हंसने लगी। दिव्या को नीता की बात का बुरा लगा। अरे नहीं नीता, ऐसा भी तो हो सकता है कि बात करते करते इस काली का रंग हम पर आ जाए और हमारी खूबसूरती बिगड़ जाए। नहीं अंजू, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि इसका काला रंग तो एकदम पक्का है। मरते दम तक ये काला रंग इसके चेहरे से थोड़ा भी कम नहीं होगा। दोनों फिर से हंसने लगे। दिव्या को इस बात पर गुस्सा आ गया। तुम सब कितने बुरे हो। तुम्हारी इन्हीं हरकतों की वजह से मुझे कितनी तकलीफ होती है, इसका अंदाजा है तुम्हें? ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है। निकल अब, आई बड़ी तकलीफ बताने वाली। हाँ तो, और कल जरा अच्छे से रगड़ रगड़ कर नहाना, क्या पता शायद थोड़ा काला रंग निकल जाए। दोनों फिर से हंसने लगे। दिव्या रोती हुई वहां से चली गई। दिव्या रोती हुई अपने घर आई। घर में उसकी माँ भी थी। क्या हुआ बेटी, रो क्यों रही हो? मैं कल से कॉलेज नहीं जाऊंगी। क्यों? टीचर ने कोई सजा दी? नहीं, वो बात नहीं है। फिर क्या बात है? क्लास की सभी लड़कियां मुझे मेरे काले रंग की वजह से चिढ़ाती हैं, इसीलिए मैं नहीं जाऊंगी। दिव्या बेटा, ऐसा नहीं कहते, ये सब तो होता रहता है। तुम इन सब बातों पर ध्यान मत दिया करो, तुम सिर्फ पढ़ाई पर ध्यान दो। इतना कहकर माँ अपना काम करने के लिए अंदर चली गई। कोई मुझे नहीं समझता। मुझे इस बात की कितनी तकलीफ होती है, ये मैं किसको बताऊं? दिव्या वहीं रोती रही। कुछ दिन बाद दिव्या मुस्कुराती हुई कॉलेज आई। सब लड़कियां उसे फिर से चिढ़ाने लगी। दिव्या चुपचाप जाकर अपने बेंच पर बैठ गई। अंजू उसके बगल में आकर बैठी और उससे बात करने लगी। क्या हुआ, आज बड़ी खुश लग रही हो? कुछ नहीं हुआ, बस आज बहुत अच्छा लग रहा है। क्यों, तुम गोरी होने वाली हो क्या? नहीं, उससे भी अच्छी बात होने वाली है। शायद सब कुछ ठीक होने वाला है। क्या ठीक होने वाला है और कैसे? वो सब मुझे नहीं पता। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? कुछ भी बोल रही हो। नहीं, पर वो सब छोड़, ये ले चॉकलेट खा, मेरी माँ ने अपने हाथों से बनाए हैं। क्या बात है, चल, तेरा इस क्लास में आने का और मुझसे मिलने का कुछ तो फायदा हुआ। अंजू ने वो चॉकलेट ली और खा ली। वाह, बहुत अच्छी बनी है। और है? नहीं, अब मेरे पास नहीं है, लेकिन घर पर बहुत सारे हैं। ये सिर्फ टेस्ट के लिए लेकर आई थी। ठीक है, कल ज्यादा लेकर आना। अगले दिन जब दिव्या कॉलेज आई तो क्लास में सारी लड़कियां एक जगह जमा थी। दिव्या नीता के पास गई। क्या हुआ, सब ठीक तो है ना? आ गई तू, कलमुही, तेरी ही कमी थी। लेकिन हुआ क्या? अंजू कल रात से बहुत बीमार है। डॉक्टर को कुछ समझ नहीं आ रहा कि क्या हुआ। दिव्या
अंजू की बात सुनकर बहुत खुश हुई। वो अपने बेंच पर आई। मतलब ये चॉकलेट सही में काम करता है। मतलब अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। अंजू का काम तो हो गया, अब इन सबकी बारी है। दिव्या ने अपने बैग में से बहुत सारी चॉकलेट निकाली और वापस उन लड़कियों के पास चली गई। सुनो, मुझे पता है कि तुम सब बहुत परेशान हो, इसलिए मैं तुम्हारी परेशानी कम करने के लिए चॉकलेट्स लाई हूँ। इन्हें मेरी माँ ने घर पर बनाए हैं। तुम सब खाओ, तुम्हें बहुत अच्छा लगेगा। हाँ, अब मुंह लटकाकर बैठे रहने से भी क्या होगा। और इस काली ने पहली बार कुछ लाया है, तो खाकर देखते हैं। सब लड़कियों ने चॉकलेट्स खाई और अपनी जगहों पर बैठ गईं। अगले दिन अंजू कॉलेज आई। दिव्या ने जब अंजू के चेहरे को देखा तो वो जोर जोर से हंसने लगी। अंजू का चेहरा दिव्या की तरह काला पड़ गया था। अब कैसा लग रहा है काला रंग? अब चिढ़ाओ मुझे, चिढ़ाओ। मुझे अच्छी तरह से पता है कि ये सब तुमने किया है। उस चॉकलेट में जरूर तुमने कुछ मिलाया था और इसलिए मेरी ये हालत हो गई है। अंजू ने दिव्या की कंप्लेंट कॉलेज के प्रिंसिपल को की। प्रिंसिपल ने दिव्या और उसकी माँ को कॉलेज बुलाया। तब तक सारी लड़कियों का रंग काला पड़ चुका था और उसे देखकर दिव्या बहुत खुश थी। ये सब क्या हो रहा है? आपने दिव्या को ऐसी कौन सी चॉकलेट्स बना कर दी है जिससे ये सब हो रहा है? मैंने तो इसे कोई भी चॉकलेट नहीं दी। दिव्या, सर क्या बोल रहे हैं? जवाब दो। सर, ये चॉकलेट मुझे माँ ने नहीं दी थी। फिर किसने दी और क्यों? सर, एक दिन मैं कॉलेज के पीछे रो रही थी क्योंकि ये सब मुझे मेरे काले रंग की वजह से चिढ़ाती थी। तभी वहाँ पर एक आदमी आया। क्या बात है बेटी? ऐसी सुंदर सुबह के वक्त तुम क्यों रो रही हो? आप कौन हैं? मैं वही हूँ, तुम्हारी समस्या का समाधान करने वाला। मुझे अपनी समस्या बताओ। मुझे मेरे क्लास की सभी लड़कियाँ मेरे काले रंग की वजह से चिढ़ाती हैं और इस बात की मुझे बहुत तकलीफ होती है। ओह, ये बात है। तुम चिंता मत करो, इस बात का समाधान है मेरे पास। मांत्रिक ने काले जादू से बहुत सारी मायावी चॉकलेट्स बनाई और दिव्या को दे दी। ये तुम उन लड़कियों को खिला दो जो तुम्हें चिढ़ाती हैं। बाकी सब काम ये चॉकलेट्स करेंगी। अब तुम जाओ, सब ठीक हो जाएगा। उन्हीं के कहने पर मैंने ये सब किया और अब मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। ये सब अब मेरी तरह ही दिखने लगी है। अब कोई मुझे काली कहकर नहीं चिढ़ाएगा। प्रिंसिपल को सारी बात समझ में आ गई। तुम सबको शर्म आनी चाहिए। तुम दिव्या को उसके रंग की वजह से चिढ़ाती थी, इसलिए उसने ऐसा किया। मैं ये नहीं कह रहा कि उसने सही किया, पर तुम लोगों की गलती इसमें ज्यादा है। इस हादसे के बाद प्रिंसिपल ने उस मांत्रिक को ढूंढने की बहुत कोशिश की, पर उसका कहीं पता नहीं चला। अब वो लड़कियां वैसी की वैसी ही रही, काली। क्या हो रहा है? सभी लोग काम छोड़कर फोन लेकर क्या कर रहे हो? विकास सर, पृथ्वी सर अभी तक ऑफिस नहीं आए हैं। व्हाट? लेकिन पृथ्वी सर तो हमेशा 10 बजे से पहले ऑफिस पहुंच जाते हैं और आज तो इम्पोर्टेंट मीटिंग भी है। आई नो, बट वो अभी तक नहीं आए। उनका फोन भी बंद है। घर पर फोन किया तुमने? सब उन्हीं को ट्राई कर रहे हैं सर, लेकिन घर के फोन भी बंद है। कोई नहीं, मैं उनके पर्सनल नंबर पर कॉल करता हूँ। सर का तो पर्सनल नंबर भी बंद है। विकास सर, कहीं ऐसा तो नहीं कि पृथ्वी सर ने कंपनी बेच दी है और इसलिए उन्होंने अपने सारे फोन बंद कर दिए? पिछले महीने वो कंपनी बेचने की बात भी कर रहे थे। नो माया, अगर पृथ्वी सर कंपनी बेचते भी तो एक बार हमसे बात तो जरूर करते। ये सही कह रहा है मिस्टर। नाम क्या है तुम्हारा? माया। और तुम्हारा?
विकास। मिस्टर विकास, मिस माया सही कह रही है। पृथ्वी ने इस कंपनी को मुझे बेच दिया और अपनी पूरी फैमिली के साथ वो हमेशा हमेशा के लिए अब्रॉड चला गया है। आज से इस कंपनी और तुम लोगों का नया बॉस मैं हूँ, रतन कुकरेजा। लेकिन वेकिन को छोड़ो और खुशखबरी सुनो। नेक्स्ट मंथ से आप सबको आपकी करंट सैलरी से 20% ज्यादा मिलेंगे, इसलिए पूरा मन लगाकर काम करना। मिस्टर रतन, अगर पृथ्वी सर कंपनी आपको बेच रहे थे तो इसमें हमसे छुपाने वाली कोई बात नहीं, लेकिन वो तो हमें बताए बिना ही अब्रॉड चले गए। ये लॉजिक मुझे कुछ समझ में नहीं आया। ये अमीरों के चोचले हैं। काम खत्म, रिश्ता खत्म। मगर छोड़ो यार, ये फाइल चेक कर लो। कोई डाउट हो तो मुझसे डिस्कस कर लेना। सब ऑर्डर में है? जी। गुड। तो दोस्तों, इस कंपनी का न्यू बॉस बनने और आप लोगों की सैलरी बढ़ने की खुशी में मेरी ओर से आज रात 9 बजे फ्रेंड्स कॉलोनी के बंगलो नंबर 13 में ग्रीन हाउस में एक बड़ी पार्टी ऑर्गेनाइज की गई है। अगर उस पार्टी में कोई नहीं आया तो उसका इंक्रीमेंट रोक लिया जाएगा। क्या कहते हो? ओके सर। सर, पर आपने 13 नंबर बंगलो क्यों लिया? बहुत अनलकी नंबर है ये। इस नंबर पर हमेशा नेगेटिव एनर्जी मंडराते रहती है। जिसकी जेब में पैसे होते हैं उसके पास कोई नेगेटिव एनर्जी नहीं फटकती। जैसे अमीरों के चोंचले चुपचाप पैसे कमाकर निकल जाना है, वैसे ही ये अंधविश्वास गरीबों के चोंचले हैं। तुम गरीब मत बनो, अमीरों की तरह सोचो। लेकिन तुम ट्रेजेडी किंग के जैसा क्यों सोच रहे हो भाई? कुछ नहीं सर। एक सेकंड सर, भाई का फोन है। श्योर। हेलो भैया। अच्छा सुन, आज हमारी एमएलए के घर पर मीटिंग है, तो दोपहर में मैं पीहू को स्कूल से घर नहीं छोड़ पाऊंगा, तो क्या तू? नो प्रॉब्लम भैया, मैं छोड़ दूंगा। भैया, मुझे आपसे एक बात करनी थी। हाँ बोल। भैया, हमारे बॉस पृथ्वी सर आज ऑफिस नहीं आए। उनके सारे नंबर बंद हैं और ऐसा आज तक कभी भी नहीं हुआ। ऊपर से उनकी जगह कोई रतन कुकरेजा ऑफिस आया है जो कह रहा है कि आज से ये कंपनी उसकी है। उसने जो फाइल मुझे दिखाई है उसके हिसाब से पृथ्वी सर ने कंपनी उसे बेच दी है और वो पूरी फैमिली लेके अब्रॉड शिफ्ट हो गए हैं। भैया, मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है। जब पेपर सब ठीक है तो तू क्यों इतना परेशान हो रहा है? एनीवेज, तू मुझे इस नए ओनर की डिटेल्स और फोटोज भेज दे, मैं देखता हूँ क्या कर सकता हूँ। जी भैया। और हाँ, इस फोटो को यहाँ से हटाकर इसकी जगह कोई और दूसरी फोटो लगा दो। आई थिंक यहाँ हमारी ग्रुप फोटो होनी चाहिए। क्या कहते हो आप सब? गुड आइडिया सर। मेरे आइडिया को सपोर्ट करने के लिए थैंक्स। चलो फिर एक बढ़िया सी ग्रुप फोटो हो जाए। एक्सक्यूज मी भैया, जरा सुनो तो। आप लोग घबराइए नहीं, अभी लाइट आ जाएगी। बहादुर, देखो लाइट को क्या हुआ है। भूत भूत भूत। माया, क्या हुआ? आंखें खोलो माया, क्या हुआ? सर, या भूत है। भूत? माया, यहाँ कोई भूत नहीं है। हो सकता है अंधेरे में तुमने किसी को देख लिया होगा। एनीवेज, तुम लोग एंजॉय करो, मैं आता हूँ। क्या नौटंकी है यार, नल में पानी नहीं है। खून खून। क्या हुआ सर? नल से खून निकल रहा है।
सर नल तो बंद है। बंद है, लेकिन अभी उससे खून निकल रहा था। इसमें तो पानी निकल रहा है सर। सर लगता है आपने भी माया की तरह भूत देख लिया, इसलिए आपको गलतफहमी हो गई है। हो सकता है। अब चलिए सर। तुम लोग जाओ, मैं आता हूँ। कौन है? कौन है? कौन हो तुम? यहाँ क्या कर रहे हो? कौन हो तुम? मुझे छोड़ दो, जाने दो, मुझे छोड़ दो, बचाओ, बचाओ। क्या हुआ सर? भूत, बाथरूम के अंदर भूत। लेकिन सर जब हम सब गए थे तब तो वहाँ कोई भी नहीं था, क्यों माया? हाँ, वो टॉयलेट में था, मैंने अपनी आंखों से देखा है उसे। उसने मेरी गर्दन भी पकड़ ली थी, मेरा यकीन करो। कोई नहीं, मैं आपके लिए पानी लेकर आता हूँ। बचाओ, बचाओ, बचाओ। रतन सर, विकास सर को बचाइए। विकास, घबराना नहीं, हम कुछ करते हैं। बचाओ मुझे, बचाओ। भूत, भूत, भूत। छत पर भूत है, वो देखो। विकास सर, मैंने कहा था ना आपको यहाँ भूत है। अब तो यकीन हुआ आपको? 13 नंबर तो हमेशा से ऐसा ही रहा है। मैंने बहुत फिल्मों में देखा है सर, लेकिन कोई सुनता ही नहीं। अब भुगतो सब। हाँ, सही कह रही हो तुम माया, यहाँ कुछ भी ठीक नहीं है। यहाँ भूत है रतन सर, ये भूत बंगला है। मेरी भी समझ में नहीं आ रहा कुछ भी, जबकि मैंने ये बंगला 2 दिन पहले ही खरीदा है। ओहो सर, भूत को क्या मालूम बंगलो कब खरीदा है। उसे तो रहने से मतलब है ना। तुमने मुझे और मेरे परिवार को क्यों मारा? क्यों मारा? तुम कौन हो? क्योंकि मैंने भूतों को मारा है। मैं पृथ्वी हूँ। पृथ्वी, मुझे माफ कर दो। क्यों मारा हमें? तुम्हारा बिजनेस हथियाने के लिए तुम्हें मारा, और तुम्हारी फैमिली लीगली मेरे काम में अड़ंगा न डाले, इसलिए उन्हें भी मारना पड़ा। हम तो भूत बन गए हैं, लेकिन तुमने हमारे अलावा और कितना को मारा है? इस बंगलों के मालिक को और अपने पिछले बिजनेस पार्टनर और उसकी भी फैमिली को मारा है। प्लीज मुझे छोड़ दो, माफ कर दो। मुझे बहुत बड़ी गलती हो गई मुझसे। हमारी आत्मा भटक रही है, हमें मुक्ति चाहिए। बता, तूने सबका शरीर कहाँ छुपाया है? बता, वरना तुझे हम मार देंगे। बता। मैंने सबको मारकर इस बंगलों के बैकयार्ड में दफन किया है। पांडे, जाओ पीछे कोर्टयार्ड खुदवाओ। तुम लोग कौन हो? शौक लगा? विकास मेरा छोटा भाई है और इसने तुम्हारे बारे में मुझे बताया। तेरी फोटो देखते ही मैं तुझे पहचान गया था रतन कुकरेजा, कि तू वही शैतान है जो लोगों को बड़ी चालाकी से पार्टनर बनाकर उन्हें मारकर उनका बिजनेस हथिया लेता है। तुझे पकड़ने के लिए हमने ये सब भूत वाला नाटक किया, विकास को उल्टा भी टांगा। तूने सब सबूत दे दिए हैं, अब तुझे तेरे कुकर्मों की सजा मिलेगी। तुझे फांसी होगी, फांसी।
भगवान पृथ्वी सर और उनके परिवार की आत्मा को शांति दे। ये कहानी है जमशेदपुर की। जमशेदपुर में एक झुमरी महल था जिसे लोग भूतिया महल के नाम से भी जानते थे। वहां के लोगों का कहना है कि झुमरी महल में किसी औरत का साया छत पर घूमता है। यहां तक कि लोगों को चिल्लाने की आवाज भी आती है, जिस वजह से लोग 8 बजे के बाद झुमरिया महल के आसपास भी नहीं जाते थे। फिर कुछ सालों बाद झुमरिया महल में एक घटना घटी। 3 लोग अपनी कार से जा रहे थे, पिंटू, राजू और रानी। ये लोग अपना रास्ता भटक गए। पिछले 1 घंटे से सही रास्ता ढूंढ रहे थे। रात होती ही जा रही थी। तभी राजू की गाड़ी को झटका लगा और झुमरी महल के सामने आकर गाड़ी रुक गई। गाड़ी बंद हो गई। क्या यार, पूरा प्लान चौपट कर दिया। वाओ, देखो क्या महल है। मैं तो बोलती हूँ इसी महल में रुक जाते हैं। पागल है क्या? कितना डरावना लग रहा है। फट गई क्या? मेरी 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 क्यों फटेगी? अरे चलो, यहाँ रुकना है ना, तो यहीं रुकते हैं। मुझे तो ये महल डरावना नहीं बल्कि रोमांटिक लग रहा है। ऐसे पुराने महल में रोमांस करने का अलग ही मजा है। धत। अगर अब तुम दोनों लव बर्ड्स की बातें खत्म हो गई हो तो अंदर जाकर देखें। तीनों महल की ओर बढ़ते हैं। मेन गेट से अंदर आते ही गेट बंद हो जाता है। ये देखकर पिंटू डर के मारे कांपने लगता है। तुम लोग अंदर जाओ, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। ये तेरा ससुराल नहीं है, ऐसे अकेले कहाँ जा रहा है? सुसु करने। वहां भी साथ आओगे क्या? जा जा। राजू और रानी एक कपल थे जिनकी बहुत जल्द शादी होने वाली थी। पिंटू दोनों का क्लोज फ्रेंड था। पिंटू झाड़ियों के बीच चला गया पेशाब करने। तभी उसका ध्यान सामने की ओर गया। तभी उसे दिखाई दिया कि एक परछाई छत पर घूम रही थी। अब उसका डर और बढ़ गया। वो दौड़ते हुए अपने दोस्तों के पास गया। यहाँ महल के अंदर राजू और रानी मेन हॉल में पहुंच चुके थे। उन्हें दिखाई देता है कि पिंटू पहले से सोफे पर बैठा है। अबे कमीने, तूने तो हमें डरा ही दिया। इतनी जल्दी अंदर कैसे आ गया? पिंटू कुछ नहीं बोलता है, वो वहीं बैठा रहता है। राजू और रानी महल की सीढ़ियां चढ़ने लगे और उन्हें बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि जो सोफे पे बैठा है वो पिंटू नहीं बल्कि कोई और है। सोफे पर बैठा पिंटू उन दोनों को घूरता जा रहा था। रानी, एक किस तो दे। हाथ छोड़, कोई देख लेगा। यार, यहाँ कौन देखेगा? भूल मत, यहाँ पिंटू भी है। किस विश शादी के बाद। यार, कम से कम एक हक तो दे। रानी राजू को गले लगाती है। रानी की नजर पिंटू पे जाती है। पिंटू रानी को डरावनी नजरों से देख रहा था। पिंटू की आंखें लाल हो चुकी थी। रानी जोर जोर से चिल्लाने लगी। क्या हुआ रानी? रानी पिंटू की तरफ इशारा करती है। राजू उस तरफ देखता है पर वहां कोई नहीं होता। राजू पीछे मुड़ता है तो रानी भी गायब हो गई होती है। रानी, रानी! राजू यहाँ वहां रानी को ढूंढ रहा है और ढूंढते हुए छत की ओर बढ़ता है। छत पर राजू की नजर रानी पर जाती है। वो गिरने ही वाली होती है कि राजू उसे पकड़ लेता है। तू पागल है? अभी छत से नीचे गिर जाती तू। तेरी हिम्मत कैसे हुई रानी का हाथ पकड़ने की? तू मुझे डरा रही है? रानी के शरीर में झुमरिया महल की रानी घुस गई थी। हाथ छोड़ मेरा। नहीं तो क्या करेगी? बोलना। मुझे डरा रही है आवाज बदल के? रानी ने राजू का गला पकड़ के हवा में उठा लिया। राजू का दम घुटने लगा। रानी की आंखें लाल थी, उसके बाल उड़ रहे थे और वो अब किसी भूतनी से कम नहीं लग रही थी।
इस महल की रानी का हाथ पकड़ा। इतनी गुस्ताखी, इस गुस्ताखी की सजा तुझे जरूर मिलेगी। तभी छत की दूसरी तरफ से पिंटू ने जोर से चिल्लाया। राजू! पिंटू की चीख से रानी ने राजू का गला छोड़ दिया और वो खुद बेहोश हो जाती है। भाई भाई चल यहाँ से, लगता है रानी किसी काले साये के वश में है। नहीं यार, तू रुक, मैं रानी को देखता हूँ। भाई नहीं, मुझे बहुत डर लग रहा है, जल्दी यहाँ से निकलते हैं। वो मुझे मारने वाली थी, वो तुझे भी मार देगी। वो हमारी रानी नहीं है, वो कोई और है। पिंटू डर डर के रानी के पास गया, रानी को उठाने लगा। पिंटू देखता है कि रानी सांस नहीं ले रही है। राजू देख, रानी सांस नहीं ले रही है। उस काली शक्ति ने रानी को मार दिया। पिंटू और राजू दोनों एक साथ रोने लगे। तभी छत का दरवाजा अपने आप जोर जोर से पटकने लगता है। ये देख के राजू पिंटू के रोंगटे खड़े हो गए और तभी रानी अचानक से जिंदा हो गई। मुझे बचाओ, बचाओ, वो मुझे मार देगी, मार देगी। हमें यहाँ से जल्द निकलना चाहिए। हाँ, जल्दी चलो। तीनों एक साथ हाथ पकड़ के और डरे डरे झुमरिया महल की सीढ़ियां उतर रहे हैं। मुझे बहुत डर लग रहा है, कुछ भी हो जाए पीछे मत देखना। वो लोग जैसे ही नीचे पहुंचे, महल का दरवाजा अपने आप बंद हो जाता है। हम मारे जाएंगे। कुछ नहीं होगा हमें, मुझे पता है नीचे से एक रास्ता बाहर की तरफ जाता है। हम वहां से अपनी कार लेके चले जाएंगे। शांत रहो, शांत रहो। नहीं, वो काला साया हमें मार देगा। अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है, हम बच सकते हैं, हमें कोशिश करनी चाहिए। पिंटू सबको महल के पिछले दरवाजे से बाहर ले जा रहा था। उन्हें पता नहीं था कि उनका पीछा काला साया कर रहा था। तीनों सही सलामत महल के बाहर पहुंच गए। तभी वो काला साया रानी के पैर पकड़ के खींचने लगा। बचाओ, बचाओ, बचाओ। पिंटू और राजू पीछे मुड़े बिना ही रानी को अपने साथ खींचकर कार की ओर ले गए। जैसे तैसे वो लोग झुमरिया महल के गेट के बाहर निकले। तुम लोग कार में बैठो, कार में चलाता हूं। कार स्टार्ट नहीं हो रही थी। झुमरिया महल से हर तरह की आवाजें आ रही थी, हंसने की, रोने की, चिल्लाने की। हर तरफ से इतना शोर होने के चलते राजू के कान से खून निकलने लगा और तभी कार स्टार्ट हो गई। हम बच गए, भगवान का शुक्र है। कार चलती जाती है। कार के साइड मिरर में दिखाई देता है महल के झाड़ियों में पिंटू की लाश पड़ी होती है। तू तो बोल रहा था तुझे कार ड्राइव करने नहीं आती है। फिर पिंटू ने अपना सर अगले दिन झुमरिया महल के पास कार एक्सीडेंट में 2 लोगों की मौत। रोहित, मुझे नींद आ रही है, तुम प्लीज लाइट ऑफ करोगे? शालू, बस 5 मिनट में ये बुक पढ़कर हो जाएगी, फिर करता हूँ ना। सिर्फ 5 मिनट। रोहित, तुम्हारे 5 मिनट चलते हुए 15 मिनट तक पहुंच गए हैं। बस 1 मिनट और यार। अब 1 सेकंड भी नहीं। मैं बाथरूम जा रही हूँ, वापस आने तक मुझे लाइट ऑफ चाहिए, वरना मैं घर के सारे बल्ब फोड़ दूंगी और तुम्हारी इस किताब को भी आग लगा दूंगी। समझ गए तुम?
बिजली वाले प्लीज लाइट मत काटना, सिर्फ आखिरी की 5 लाइनें बची हैं। ओ गॉड, बिजली काट ही दी सालों ने। कौन है? देखो, अगर तुम चोर हो तो भाग जाओ यहां से। मेरे हाथ लग गए ना तो जान से मार दूंगा। कौन हो तुम? अंदर कैसे आई? शालू, तुम मुझे क्यों मार रही हो? मैंने क्या किया है? मैंने तुमसे कितनी बार लाइट ऑफ करने के लिए कहा, लेकिन तुमने मेरी बात नहीं सुनी। अब इसकी सजा मिलेगी तुम्हें, मौत की सजा। शालू, क्या हुआ? मैंने मार दिया। तुमने किसे मार दिया? मैंने रोहित को मार दिया रोहित को। ये तुम क्या कह रही हो शालू? मैं तुम्हारे सामने हूँ। शालू, होश में आओ, होश में आओ। अरे मैं जिंदा हूँ। तुम जिंदा हो रोहित? मतलब मैंने तुम्हें नहीं मारा? लगता है तुमने फिर से कोई बुरा सपना देख लिया है। ये लो तुम पानी पियो। बहुत ही बुरा और भयानक सपना था। मैंने देखा मैं सर से पैर तक खून में लथपथ हूँ। मेरे बाल और नाखून चुड़ैलों के जैसे लंबे हैं और हाथ में चाकू, जिससे मैंने तुम्हें सिर्फ इसलिए मार दिया क्योंकि तुमने लाइट बंद नहीं की थी। तुम हंस क्यों रहे हो? अगर तुम भूत बन गई थी और तुम्हारे लंबे लंबे नाखून थे तो चाकू लेकर आने की क्या जरूरत थी भाई? तुम मुझे अपने प्यारे प्यारे लंबे लंबे नुकीले नाखूनों से ही मार देती। इधर मैं सपना देखकर डरी हुई हूँ और तुम्हें मजाक सूझ रहा है। अरे नाराज क्यों होती हो? मुझे तो तुमने उसी दिन मार डाला था जिस दिन मैंने तुम्हें पहली बार देखा था। अब ज्यादा हीरो मत बनो, चुपचाप लाइट ऑफ करो और सो जाओ। गुड नाइट। तुमने सोने से पहले दवाई ली थी? नहीं, दवाई आज सुबह ही खत्म हो गई। अरे तो खत्म हो गई थी तो मार्केट से ले आती ना, या फिर मुझे कॉल कर दिया होता, मैं ऑफिस से आते वक्त ले आता। कल साइकियाट्रिस्ट के पास जाना ही है, तभी ले लूंगी। ओके, गुड नाइट। हेलो डॉक्टर। हाँ, शालू, तुम्हारे शरीर पर ये खून कैसा? ये इंसानी खून है। मैं इंसानों को मारकर उसके खून से नहा कर आ रही हूँ। हाँ? अब मुझे तुम्हारे खून से नहाना है डॉक्टर। ये तुम क्या कह रही हो? रुक जाओ, मेरी तरफ मत बढ़ना। मुझे तुम्हारे खून से नहाना है। नहीं, मुझे मत मारो, छोड़ दो मुझे, छोड़ दो। मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? तुम्हारी दवाई खाकर मैं इंसान से भूत बन गई। तुमने मुझे भूत बना दिया। हाँ? शालू, क्या हुआ तुम्हें? Are you okay? डॉक्टर, आप ठीक हैं? आपको कुछ हुआ तो नहीं? तुमने फिर से बुरा सपना देखा? देखो शालू, अगर तुम दवाई टाइम पर नहीं लोगी तो बुरे सपने तुम्हें आते रहेंगे। अगर तुम्हारी ये बुरे सपने देखने वाली बीमारी आगे बढ़ी तो तुम साइको किलर भी बन सकती हो। ये पता है ना तुम्हें? गुड। अब 6 महीने तक बिना एक भी दिन मिस किए तुम्हें अपनी दवाई टाइम पर लेनी है। लोगी ना? जी डॉक्टर। मैं एक और दवाई लिख रही हूँ, इसे तुम रोज रात को खाने के बाद लेना।
हाँ रोहित। डॉक्टर से मुलाकात हुई? हाँ हो गई। उन्होंने कहा कि 6 महीने तक बिना गैप किए टाइम से दवाई खानी है। साथ में एक और दवाई लिखी है। वो कब लेनी है? रोज रात को खाना खाने के बाद। तो दवाई ली कि नहीं? ले ली। चलो ओके, आज जल्दी निकलता हूँ। बाय। बाय। एक्सक्यूज मी मैडम, आप ये क्या कर रही हैं? आप अपना मोबाइल क्यों तोड़ रही हैं? लाल चौक, गली नंबर 1। लगता है पागल औरत है। हाँ इंस्पेक्टर, ये मेरी ही बीवी है। बीमार थी, बीमारी से मुक्ति मिल गई आज इसे। आदित्य एक नदी के किनारे आग जलाकर बैठा था। चारों ओर अंधेरा था। नदी का पानी जैसे संगीत बनकर उसके कानों में गूंज रहा हो और आदित्य आंखें बंद करके नेचर का मजा ले रहा था। अचानक आदित्य के पैर को कोई चीज चुभी। आदित्य ने नजरअंदाज किया और फिर से आंखें बंद कर ली। फिर आदित्य को ऐसा लगा जैसे उसके पैर को किसी ने कस के पकड़ा हो। वो आंखें खोलता इससे पहले ही कोई आदित्य को खींचते हुए नदी के पानी में ले गया। ये कैसा सपना था? सपने में भी जान निकल गई। एक तो मुझे तैरना नहीं आता, ऊपर से ये पानी के सपने। चलो अब सो जाता हूँ, कल कॉलेज भी तो जाना है। अगली सुबह आदित्य कॉलेज गया। कॉलेज में आदित्य का बेस्ट फ्रेंड था जय। आदित्य ने जय को अपने सपने के बारे में बताया। यार मुझे एक बात समझ में नहीं आती, तुझे हमेशा पानी के ही सपने क्यों आते हैं? क्या तेरी पानी से कोई पुरानी दुश्मनी है? ये तो मुझे भी नहीं पता यार, लेकिन एक बात तो है, मुझे हमेशा एक गांव भी नजर आता है सपने में, विहार नाम का एक गांव। क्या नाम बताया तूने आदित्य? विहार। विहार गांव का बोर्ड मुझे हमेशा दिखाई देता है। विहार गांव, ये तो राजस्थान में आता है ना? हाँ, लेकिन मैं बचपन से मुंबई में रहता हूँ, विहार गांव से मेरा क्या संबंध? तभी बेल बजती है। अच्छा चल, क्लास का टाइम हो गया है, बाद में बात करते हैं इस बारे में। शाम को आदित्य हॉस्टल लौट तो आया, लेकिन वो रात भर विहार गांव के बारे में सोचता रहा। अगले दिन आदित्य इंटरनेट पर राजस्थान के विहार गांव के बारे में सर्च करता रहा। उसके बाद जैसे उसकी जिज्ञासा और बढ़ गई हो और वो उसी रात विहार जाने के लिए निकल पड़ा। 10 घंटे सफर करने के बाद आखिरकार आदित्य विहार गांव पहुंच गया। गांव की दहलीज पर गांव के नाम का बोर्ड लगा था। वो वैसा ही बोर्ड था
जैसा आदित्य ने अपने सपने में देखा था। ये कैसे हो सकता है? सेम टू सेम बोर्ड मेरे सपने में कैसे आ सकता है? गांव में जाकर वो गांव के सरपंच से मिला। जी, मेरा नाम आदित्य है और मैं मुंबई से आया हूँ। विहार गांव की परंपराओं के बारे में जानकारी लिखने आया हूँ। क्या कुछ दिन मैं यहाँ रुक सकता हूँ? ठीक है बेटा, ये तो अच्छी बात है कि तुम हमारे गांव के बारे में लिखना चाहते हो। सरपंच ने गांव के धर्मशाला में आदित्य का रहने का इंतजाम किया। रात को सरपंच खुद आदित्य के लिए खाना लेकर गए। देखो बेटा, तुम हमारे गांव के बारे में लिख रहे हो, इसीलिए तुम्हें एक बात बताना चाहता हूँ। हमारे गांव में शाम के 7 बजे के बाद कोई भी नदी या तालाब के पास नहीं जाता, तो तुम भी 7 बजे के बाद यहाँ से कहीं बाहर नहीं जाओगे, ठीक है? ठीक है सरपंच जी, लेकिन मैं क्या जान सकता हूँ कि ऐसा क्यों है? मतलब 7 बजे के बाद नदी किनारे ऐसा क्या होता है? देखो बेटा, तुम शहर से आए हो, शायद तुम इन सब बातों पर विश्वास ना करो, लेकिन हम मानते हैं 7 बजे के बाद इंसानों के लिए वहां खतरा होता है, इसलिए कह रहा हूँ बाहर मत निकलना। ऐसा कहकर सरपंच जी वहां से निकल गए। आदित्य ने खाना खाया और सो गया। अगले दिन आदित्य गांव में घूम रहा था। घूमते घूमते उसे पता भी नहीं चला कि वो गांव के पुराने महल के पास पहुंच गया। महल बाहर से बहुत ही खूबसूरत था। महल को देखकर आदित्य जैसे उसके करीब खिंचता जा रहा था। वो महल के गेट के बाहर पहुंच गया। वो अंदर जाने ही वाला था कि गांव के सरपंच ने उसे पीछे खींच लिया। तुम ये क्या कर रहे हो? तुम्हें यहाँ आने से मना किया था ना? सरपंच जी, आपने तो नदी किनारे जाने से मना किया था ना? ये तो कितना खूबसूरत महल है। खूबसूरत महल? कौन सा खूबसूरत महल? आदित्य ने देखा तो वहाँ कोई महल नहीं था, बल्कि वो नदी के किनारे खड़ा था। आदित्य को ये बात बहुत अजीब लगी, लेकिन सरपंच जी शायद कुछ समझ गए थे। आदित्य वापस धर्मशाला में लौट आया। बाहर घनघोर बारिश हो रही थी। धर्मशाला में जब आदित्य उसके साथ घटी घटना के बारे में सोच रहा था, सरपंच जी वहां पर आ गए। आदित्य बेटा, मैं जो तुम्हें बताने जा रहा हूँ शायद तुम उस पर भरोसा ना कर सको, लेकिन हमारे गांव को पंडुबा का श्राप है। पंडुबा? ये कौन है और इसने क्या श्राप दिया है बिहार गांव को? सरपंच जी ने बताया कि तकरीबन 200 साल पहले हमारा गांव नहीं एक राज्य हुआ करता था। यहाँ के राजा सूर्यभान रायजादा थे। सूर्यभान रायजादा का नाम सुनकर आदित्य चौंक गया। सरपंच ने बताया कि वो बहुत ही क्रूर और निर्दयी राजा थे। अपने राज्य में वो सिर्फ अपनी ही मनमानी करते थे और धीरे धीरे राज्य का रोजगार भी कम होने लगा। लोगों को अनाज की कमी होने लगी। लोग भूखों मरने लगे। गांव में पांडु नाम का एक गरीब किसान था। वो अपने परिवार के साथ रहता था। सुनिए, घर में अनाज का एक दाना भी नहीं है। कल भी बच्चे भूखे सोए थे और आज भी ऐसे ही सोएंगे क्या? आप बाहर जाकर जरा अनाज का इंतजाम तो कीजिए। पूरे राज्य में अनाज की कमी है। अब तो कोई भीख भी नहीं देता। क्या करें, कुछ समझ में नहीं आ रहा। पांडु उदास चेहरे के साथ बाहर निकला। थोड़ी देर आगे जाकर उसने देखा कि कुछ लोग बोरी में अनाज भरकर महल की तरफ जा रहे हैं। पांडु की भूख और अपने परिवार की चिंता ने उसे चोरी करने पर मजबूर कर दिया और उसने अनाज की चोरी की। ये बात जब राजा सूर्यभान को पता चली तो उन्होंने बड़ी ही क्रूरता से पांडु को मौत की सजा सुनाई। इसने हमारे राज्य में रहकर हमारा अनाज चुराने का अपराध किया है। इसे ऐसी सजा दी जाए कि आगे ऐसा कोई भी करने की हिम्मत ना करे। पांडु के हाथ पैर बांधे और उसे एक पत्थर से बांध दिया। पांडु विनती करता रहा कि उसे छोड़ दे। उसके परिवार को उसकी जरूरत है, लेकिन राजा ने पांडु को नदी के बीचों बीच पानी में फेंक दिया। तब से पांडु की आत्मा पंडुबा बनकर सारे लोगों से अपना प्रतिशोध ले रही है। रात के वक्त पंडुबा पानी से बाहर आता है और सामने अगर कोई भी इंसान दिखे तो उसे मारकर उसका मांस खाता है। क्या आपके पास कोई तस्वीर है
राजा सूर्यभान के परिवार की? हाँ, है। सरपंच जी ने एक पुरानी किताब निकाली जिसमें राजा सूर्यभान और उसके परिवार की सारी कहानी थी और आखिरी पन्ने पर पूरे परिवार की तस्वीर थी। तस्वीर देखकर आदित्य चौंक गया क्योंकि उसमें उसके दादाजी की जवानी की भी तस्वीर थी। ये कौन है सरपंच जी? ये राजा प्रताप रायजादा है। सूर्यभान रायजादा के पोते हैं। ये कैसे हो सकता है? ये तो मेरे दादाजी हैं। इनकी तस्वीर भी हमारे घर में लगी है और मेरा नाम आदित्य रायजादा है। मैं ये तो जानता था कि तुम्हारा राजा सूर्यभान से कोई ना कोई रिश्ता जरूर है, इसीलिए तुम्हें वो महल दिखाई दिया जो कई सालों पहले पानी में डूब गया था। सरपंच ने बताया कि पांडु के मरने के बाद उसकी आत्मा ने राज्य के पीने का पानी यानी नदी पर अपना घेरा बनाया। गांव का कोई भी आदमी रात को नदी के पास जाता तो पांडु उसे मार देता। एक दिन जब राजा सूर्यभान ने तांत्रिक को बुलाकर पांडु की आत्मा को यानी पंडुबा को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन पंडुबा ने सबको मार डाला और राजा सूर्यभान के सारे वंशज खत्म करने की बात की। और कुछ दिन बाद ही पंडुबा ने राजा के एक पुत्र की जान ले ली जो रात में शिकार के लिए गया था। फिर दूसरे बेटे को भी मार डाला। पंडुबा की बात को सच होता देख उन्होंने अपने पोते को शहर भेज दिया। उसके कुछ दिन बाद ही राजा सूर्यभान की लाश उन्हीं के महल के पीछे वाली कुएं में मिली। उनके साथ क्या हुआ ये कोई नहीं जानता। बेटा, जितनी जल्दी हो सके यहाँ से चले जाओ। पूरी कहानी बताकर सरपंच जी वहाँ से निकल गए। बाहर पूरा पानी भरा हुआ था। धीरे धीरे नदी में बाढ़ आने लगी और नदी का पानी गांव में आ गया और धर्मशाला में भी पानी भर गया। धीरे धीरे पानी आदित्य की घुटनों तक पहुंच गया। आदित्य ने बाहर निकलने की बहुत कोशिश की मगर उसे ऐसा लगा जैसे उसके पैरों को किसी ने जकड़ लिया हो। वो हिल भी नहीं पा रहा था। कौन है? छोड़ो मुझे, छोड़ो! कौन है? अचानक आदित्य के पैरों के पास से पानी के बुलबुले निकलने लगे और थोड़ी ही देर बाद पानी के अंदर से पंडुबा बाहर निकला। पूरा काला नीला सड़ा हुआ शरीर जिसमें से गंदी बदबू आ रही थी। लाल भयानक आंखें, नुकीले दांत, पीठ पर कुबड़ और लंबे लंबे हाथ पैर। उसका ये भयानक शरीर देखकर आदित्य डर गया और जोर से चीखने लगा। बचाओ! बचाओ! मुझे छोड़ दो! जाने दो मुझे! मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? आदित्य चीखता रहा लेकिन बाहर की बारिश, तेज हवाएं और कड़कती बिजली में उसकी आवाज कहीं दफन सी हो गई। मुझे भूख लगी है। बरसों की मेरी भूख आज शांत होगी जब मैं सूर्यभान के आखिरी वंशज को खाकर अपनी भूख मिटाऊंगा। आदित्य ने वहां से भागने की कोशिश की लेकिन पंडुबा ने उसे पकड़ लिया और एक ही झटके में उसे नोच नोच कर खाना शुरू किया। कुछ देर बाद आदित्य ने अपना दम तोड़ दिया। अगली सुबह जब गांव वाले धर्मशाला पहुंचे तो उन्हें आदित्य की आधी सड़ी हुई लाश मिली।